नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दुलर टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे अधिशेष शिक्षकों और कार्मिकों के समायोजन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कई सारे साथियों कमेंट आ रहा था कि इसके बारे में क्या है सर, इसको समझाइएगा। तो यहाँ पर अब जो है सभी अधिशेष शिक्षकों और कार्मिकों का जो समायोजन है वो होने वाला है। अधिशेष शिक्षक जो है किसको माना जाएगा, कौन है जो अधिशेष माना जाएगा और किसको नहीं माना जाए। तो इस प्रकार के जो संध्यात्मक क्वेश्चन हैं लोगों के दिमाग में कि कौन है जो अधिशेष हैं, कौन अधिशेष नहीं है। तो 14 नवंबर को जो आदेश आया हुआ है अधिशेष शिक्षकों के समायोजन के बारे में, उसके बारे में अपन यहाँ पर जानेंगे। 6D 363B पदों का निर्धारण हिंदी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों कैसे होगा, नवीन टाइम फ्रेम जो है अपन इसमें जानने वाले हैं दोस्तों। और सभी पदस्थापन सहित आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। चलते हैं दोस्तों बिना देर किए हुए। लेकिन आप यदि हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। बिना देर किए हुए आदेश की तरफ। तो साथियों, अपन आ गए हैं बीकानेर के आदेश की तरफ, जो कि 11 नवंबर का है। यहाँ पर 14 नवंबर का है 2024 का। यहाँ पर अधिशेष शिक्षक कार्मिकों के समायोजन के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या क्या दिशा निर्देश हैं? सबसे पहले तो अपन देखते हैं पदों का निर्धारण, किस प्रकार से पदों का निर्धारण होगा। जिसमें पहला पॉइंट है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जो अधिशेष शिक्षक की गणना करते समय राज्य सरकार के दिशा निर्देश क्रमांक इतने पर और 14 जून 2019 प्रति संलग्न के प्रावधान अनुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पद स्वीकृत माने जाने हैं, चाहे उक्त अनुसार पद स्वीकृत होना शेष हो या साधारण पोर्टल पर अप्रदर्शित हो रहे हैं। तो इसके आधार पर आपको वो क्या करना पड़ेगा, उनको आपको मानना पड़ेगा, स्वीकृत मानना पड़ेगा। दूसरा है हिंदी माध्यम विद्यालयों के लिए स्वीकृत पद तथा क्रमोन्नत विद्यालयों में न्यूनतम नामांकन के आधार पर शासन के दिशा निर्देश क्रमांक इतने के आधार पर 30/4/2015 प्रति संलग्न के अनुसार स्वीकृत माने जाने हैं, जो इस प्रकार से हैं। तो दोनों ही यहाँ पर पदों का निर्धारण किया गया है कि जो अभी तक जिनका भी अंग्रेजी माध्यम, यहाँ पर बात हो रही है अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की, तो यदि पद स्वीकृत है या नहीं है, लेकिन यदि उस के अनुसार आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा। यानी कि 2019 के आदेश के अनुसार आपको अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जो पद स्वीकृत होने हैं उसके अनुसार आपको मानना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि स्पष्ट अधिशेष कार्मिकों की पहचान कैसे करें, कौन अधिशेष हो सकता है, किस प्रकार से अधिशेष करें। जैसे कि कई सारे विद्यालयों में जो एंटिटी टीचर आ गए हैं और जबकि पहले किसी शिक्षक को यानी कि L1 को या L2 को एंटिटी के स्थान पर ले लिया गया था, तो उनका क्या होगा। या फिर कंप्यूटर टीचर जो है अभी BCI आ गया है या फिर वरिष्ठ कंप्यूटर टीचर आ गया है, तो अब उन जो लेवल 1 लेवल 2 वाले टीचर आए थे उनका क्या होगा, किनको अधिशेष माना जाएगा। संविदा वाले आए हैं तो उसका क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों निर्धारण करने की, पहचान करने के लिए यहाँ पर दिया गया है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु शिक्षकों कार्मिकों के चयन के उपरांत कार्यग्रहण के पश्चात ही उन विद्यालयों में पहले से कार्यरत समकक्ष अचयनित शिक्षकों कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा। पहला पॉइंट है कि यदि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अन्य कार्मिक यानी कि परीक्षा के द्वारा या फिर किसी इंटरव्यू के द्वारा यदि कोई टीचर का सिलेक्शन हो गया है, चयन हो गया है और उस विद्यालय में पूर्व जो टीचर हैं वो वही हैं, तो उसको अधिशेष माना जाएगा। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में मानदंडानुसार सृजन योग्य पदों से अधिक कार्यरत होने की स्थिति में ही कार्मिकों को अधिशेष माना जाए। यानी कि जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जो पद है, सृजन पद कर रखे हैं, तो उनके अनुसार ही आपको क्या करना होगा, यहाँ पर उन कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा। यानी अधिक होने पर, यदि अधिक नहीं है तो नहीं माना जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिनमें पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जा रही है, पूर्व प्राथमिक यानी एनटीटी वाली यानी कि प्री प्राइमरी में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के पद स्थापन पर कार्यग्रहण करने की स्थिति में इन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु चयनित अध्यापक लेवल 1 लेवल प्रथम शिक्षकों को अधिशेष माना जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर पॉइंट जो है आ चुका है कि जो
महात्मा गांधी विद्यालय है वहाँ पर प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, और यदि वहाँ पर लेवल 1 का कोई शिक्षक पहले से ही चयन किया गया था, लेकिन अब वहाँ पर एनटीटी के टीचर आ चुके हैं, तो यहाँ पर आपको लेवल 1 वालों को अधिशेष माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुछ मैटर ऐसा हो गया है जो कि L1 के टीचर जो कि कोर्ट के आदेश लेकर के आ गए हैं और कोर्ट में चले गए, तो उनका क्या होगा, इनका चर्चा करेंगे अगले मैटर में। दोस्तों यहाँ पर है क्रमोन्नत विद्यालय में शासन के दिशा निर्देश क्रमांक के अनुसार यहाँ पर 30 अप्रैल 2015 में अंकित मानदंड पद स्वीकृत मानकर मानदंड से अधिक कार्मिकों को अधिशेष माना जावे। यदि कार्मिक अधिक हैं तो उनको अधिशेष माना जाएगा। यहाँ पर 5th पॉइंट जो है उन टीचर्स के लिए हैं जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कंप्यूटर के शिक्षक पद पर चयन प्रक्रिया से पूर्व में चयनित अध्यापक लेवल 1 लेवल 2 का पदस्थापन किया गया है, लेकिन इन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत होकर कार्मिक पद स्थापित हैं को अधिशेष मानते हुए समायोजन किया जाएगा। जी हाँ, यदि कंप्यूटर का टीचर पहले से ही उपलब्ध है और वहाँ पर यदि BCI आ गया है या बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाला या वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक आ गया है, तो क्या होगा, जो कंप्यूटर टीचर आया था लेवल 1 या लेवल 2 का, इनको अधिशेष माना जाएगा, इनको यहाँ से इनका समायोजन किया जाएगा। जबकि उस विद्यालय में बेसिक कंप्यूटर और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वहीं पर उपलब्ध रहेगा। 6 पॉइंट है दोस्तों कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जिस स्तर की अंग्रेजी माध्यम कक्षाएं संचालित हो रही हैं उस स्तर तक पद प्रावधान हेतु अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु जारी मानदंड लागू होंगे। जी हाँ, जिस स्तर पर जहाँ पर जो विद्यालय है, मान लो किसी विद्यालय में 1 से 5 तक चल रही है तो 1 से 5 तक के ही नियम लागू होंगे, और यदि 1 से 6 चल रही हैं तो 1 से 6 के नियम लागू होंगे, 1 से 8 चल रहे तो 1 से 8, 1 से 10 चल रहे तो 1 से 10 के नियम लागू होंगे, 1 से 12 चल रहे तो 112 के नियम लागू होंगे। जो संचालित हैं उसी के अनुसार चलेगी। जो हिंदी मीडियम में है, मान लो 1 से 5 चल रही है या 1 से 8 चल रही हैं, लेकिन 9 से 10 हिंदी मीडियम में है तो हिंदी मीडियम के नियम वहाँ पर लागू होंगे। इसी प्रकार दोस्तों हिंदी माध्यम कक्षाओं हेतु तो पूर्व में मानदंडानुसार स्वीकृत पदों के अतिरिक्त अधिशेष शिक्षकों का निर्धारण किया जाएगा। यहाँ पर 7 पॉइंट है प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत पदों तथा अथवा मानदंडानुसार स्वीकृत योग्य से अधिक पद स्थापित कार्मिक शिक्षक अधिशेष होंगे। इसी प्रकार से 8वां पॉइंट भी यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पद स्थापित कार्मिक वरिष्ठ प्रबोधक वरिष्ठ शिक्षाकर्मी पंचायत शिक्षक कनिष्ठ शिक्षक पैरा टीचर ट्रेनिंग टीचर इत्यादि जिनके पद इन विद्यालयों में नहीं होते हुए विभाग में अधिशेष माने जाएंगे। जिनके पद यहाँ पर नहीं है तो उनको अधिशेष माना जाएगा, यानी कि जिन विद्यालयों में जिनके पद नहीं है, सर्जन नहीं है, ऐसे मतलब वहाँ पर स्वीकृत नहीं किए गए हैं तो इनको अधिकृत माना जाएगा। यहाँ पर 9th पॉइंट जो है दोस्तों, न्यायिक प्रकरण में स्थगन प्राप्त शिक्षक कार्मिक को अधिशेष नहीं माना जावे तथा इस कारण से संबंध पद पर अन्य पद स्थापित शिक्षक कार्मिक अधिशेष होंगे। अब यहाँ पर मैंने कहा था पहले कि इस पॉइंट को अपन ने पहले कहा था कि इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर 3rd पॉइंट दोस्तों, यहाँ पर 3rd पॉइंट की बात हो रही है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षक कक्षाओं में अध्यापन हेतु चयनित अध्यापक लेवल प्रथम शिक्षकों को अधिशेष माना जावे। लेकिन 9वां पॉइंट जो है ये कह रहा है कि यदि यहाँ पर जो आपके विद्यालय में यदि एनटीटी के टीचर आ गए हैं तो लेवल जो कोर्ट की शरण में गए हैं उनको अधिशेष नहीं माना जाएगा, और 90 पॉइंट के अनुसार उन शिक्षकों को माना जाएगा जो एनटीटी से चयन होकर के आए हैं तो उनको अधिशेष मान लिया जाएगा। 10वां पॉइंट यहाँ पर मंत्रालयिक संवर्ग के अधिशेष कर्म कार्मिकों की पहचान करते समय वित्त विभाग राजस्थान सरकार की आशा टीम क्रमांक इतने पर जयपुर टीम के अनुसार पालना की सुनिश्चित करे, ये अलग मैटर है। सामान्य निर्देश, अब यहाँ पर जो सामान्य निर्देश है दोस्तों, विद्यालय में कार्मिकों की कार्यग्रहण तिथि के आधार पर वरिष्ठ कार्मिक का समायोजन उसी विद्यालय में करते हुए कनिष्ठ कार्मिक को विद्यालय में अधिशेष माना जाएगा। जो टीचर जो है उनकी कार्यग्रहण तिथि के आधार पर उनको वरिष्ठ माना जाएगा और उसको अधिशेष मान लिया जाएगा जो छोटा कार्मिक हैं कार्यग्रहण तिथि के अनुसार।
इसी प्रकार से ग्राम पंचायत ब्लॉक में अधिशेष कार्मिकों को चिन्हित किया जाकर समायोजित किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु अचयनित शिक्षकों कार्मिकों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में केवल तभी लगाया जाएगा जब हिंदी माध्यम विद्यालयों में पद रिक्त नहीं हो। यदि हिंदी माध्यम विद्यालय पद रिक्त नहीं है तब लगाया जाएगा, वरना पहले उनको हिंदी माध्यम में लगाया जाएगा। जो अचयनित शिक्षक हैं उनको हिंदी माध्यम में ही लगाया जाएगा। ये समायोजन केवल चयनित शिक्षक कार्मिकों के उपलब्ध होने तक के लिए ही किया जाएगा। तो ऐसा नियम जो उपलब्ध होने वहाँ तक ही होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन उसी स्पष्ट रिक्त पद विषय पर उनके मूल पद के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में किया जावे। अन्य पद अन्य विषय के विरुद्ध पदस्थापन कतई नहीं किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो विद्यालय हैं उनके मूल पद के अनुसार ही होगा। जो उनका जिस विषय का अध्यापक है उस विषय के लिए ही किया जाएगा। अन्य विषय के लिए बिल्कुल भी ही उनका पदस्थापन नहीं किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में रिक्त पद शेष नहीं रहने पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में समायोजन की कार्यवाही की जाएगी। यदि आपके पास में माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास में यदि पद रिक्त नहीं रहते हैं तो उसके बाद में आपके पास में उन शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा विभाग में समायोजन किया जा सकता है। यहाँ पर 4th पॉइंट है, जिन अध्यापकों यानी कि लेवल 1 लेवल 2 की उक्त नियम के तहत यानी कि 6(3) के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्यवाही की जा चुकी है उन्हें अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में लगाया जावे। तो ये भी ध्यान रखना है। तो जिनकी नियुक्ति हो चुकी है लेवल 1 लेवल 2 की, तो उनको माध्यमिक शिक्षा विभाग में ही लगाया जाएगा। यदि जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में पद रिक्त नहीं हो तो ही उन्हें प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में लगाया जाएगा। जिन विद्यालयों यानी कि लेवल 1 लेवल 2 के संबंध में राजस्थान शिक्षा सेवा राज्य एवं अधीनस्थ नियम 2021 के नियम 6(3) के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्यवाही नहीं की गई हैं, उन्हें विभाग में पद शेष नहीं होने की स्थिति में अधिशेष मानते हुए पंचायती राज पदों पर लगाया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 6 पॉइंट है, माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजन नहीं हो सकने वाले अधिशेष कार्मिक यथा वरिष्ठ प्रबोधक, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैरा टीचर, ट्रेनिंग टीचर इत्यादि को प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ही पदस्थापित किया जावे। यानी कि माध्यमिक शिक्षा में इन टीचरों को नहीं लगाया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र से के अराजपत्रित शिक्षकों कार्मिकों को नियमानुसार केवल अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में, गैर अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षकों कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में ही लगावे जाए। तो ये कुछ पॉइंट थे। फिर भी नीचे और भी पॉइंट हैं। टीएसपी नॉन टीएसपी का भी मामला है, तो यहाँ पर टीएसपी वाला उन्हीं विद्यालयों में रिक्त पद स्थापित माना जाएगा। राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम के अनुसार नियुक्त शिक्षक कार्मिकों केवल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ही लगाया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु चयनित हुए शिक्षकों के अधिशेष होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्राथमिकता से लगाया जाएगा। यदि कोई टीचर यहाँ से फ्री होता है यानी कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में, तो सबसे पहले उनकी प्राथमिकता रहेगी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में लगाने की, उसके बाद में हिंदी विद्यालय में लगाया जाएगा। शिक्षक के आधार पर एपीओ किए गए एवं प्राथमिक शिकायत के आधार पर एपीओ किए गए, प्राथमिक जांच में दोषी पाए गए, प्राथमिक जांच 10 दिन में पूर्ण की जाए। शिक्षक कार्मिक को उनके पूर्व पदस्थापन के वरिष्ठता क्षेत्र से संबंधित नियोक्ता अधिकारी द्वारा पदानुसार दूरस्थ जिले दूरस्थ ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में लगाया जाए। तो यहाँ पर ये भी हैं, यदि एपीओ हुआ है तो कोई अन्य कारणों में यानी कि जैसे प्रतिनियुक्ति समाप्ति सहित से एपीओ किए गए शिक्षकों कार्मिकों का समायोजन एपीओ किए जाने के समय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पूर्व पदस्थापन जिले उसी विद्यालय में पूर्व पदस्थापन विद्यालय के निकटतम विद्यालय के रिक्त पद पर किया जाएगा। यानी कि उसी विद्यालय में पूर्व पदस्थापन विद्यालय के निकटतम विद्यालय के रिक्त पद किया जाएगा। अन्य कारणों में यदि प्रतिनियुक्ति समाप्त होती है तो यहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया जो प्रकरणों में स्थगन के कारण एक ही पद पर एक से अधिक शिक्षकों कार्मिकों के पदस्थापन के कारण अधिशेष मानते हुए अन्य शिक्षकों कार्मिकों को अंतिम निर्णय के अध्यय दिन पूर्व पद पर कार्य ग्रहण करवाया जाएगा। तो ये इस प्रकार से कुछ नियम हैं दोस्तों, तो आपको पढ़ लेने हैं। यदि समझ में नहीं आया तो
यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, अधिशेष कार्मिकों की पदवार सूची तैयार करना है। ये 25/11/2000 तक आपको 2024 तक आपको सूची तैयार करनी है। और ये अधिशेष कार्मिकों में जो समायोजन का योग्य बिंदु हैं 15 बिंदु, इसके अनुसार बिंदु 15 के अनुसार संभावित पदस्थापन सहित करना है। यानी कि 15 पॉइंट ये यहाँ पर दिया गया है, इसके अनुसार करना है। यानी कि उसी विद्यालय में पद रिक्त होने पर, उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त होने पर, उसी राजस्व ग्राम में रिक्त पद नहीं होने पर, उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में पद, ग्राम पंचायत में पद रिक्त नहीं होने पर, उसी ब्लॉक में अन्य विद्यालय में रिक्त पद होने पर। ये नियम आपके पास में इस प्रकार से चलेगा। यानी कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने जहाँ तक संभव होगा उसके अनुसार आपको अपना जो विद्यालय है उसके नज़दीक से नज़दीक आपको विद्यालय दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया 28/11 तक चलेगी आपकी। यहाँ इस प्रकार के बाद में यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्रम संख्या 2 की कार्यवाही के अनुसार जो उपरांत शेष अधिशेष कार्मिकों की सूची हैं वो चलेगी 28/11/2024 तक। उसके बाद में 2/12/2024 तक, फिर 4/12/2024 तक, 6/12/2024 तक आपका पदस्थापन आदेश जारी कर दिया जाएगा। यानी कि 6 दिसंबर तक आपको क्या कर दिया जाएगा, प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापन आदेश जारी हो जाएगा। तो ये सूचना भेज दी गई है, कई सारे विद्यालयों में यदि नहीं भेजी हैं तो इसका अलग से आपको जानकारी मिल जाएगी। और नहीं भेजी, जिन विद्यालयों ने सूचना नहीं भेजी है तो वो जल्दी से जल्दी इनकी सूचना भेजने का कष्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। दोस्तों अगर जानकारी समझ में आए तो जानकारी को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करके रखें ताकि मेरे आने वाले हर विभाग के संबंधित आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ।